नमस्कार साथियों, मैं राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का टीचर्स मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि हम सभी को पता है कि एसएससी ने अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें जितनी भी आने वाली वैकेंसीज हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में भी अच्छे से बता दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था के द्वारा एसएससी 2025 आगाज फाउंडेशन बैच का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मैं आपके साथ जीके जीएस के साथ जुड़ा रहूँगा और शाम 5 बजे से ये क्लासेस लाइव होने वाली हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखो, जीके जीएस के साथ तो मैं तो जुड़ा हुआ हूं, लेकिन जीके जीएस का एक बार देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। नंबर 1 स्टार्ट करें तो इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राज व्यवस्था और संविधान। एक ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। सेकंड हम देखेंगे दूसरे नंबर पर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी हमारे 2 सेक्शंस रहेंगे। एक रहेगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी, और सेकंड वाली रहेगी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ग्राफी, ठीक है। ये देखो, यानी कि फर्स्ट सेक्शन है हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला, और सेकंड सेक्शन क्या है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी हमारा इंडियन ज्योग्राफी और सेकंड वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी। हिंदी की बात कर लें तो भूगोल, और इंडियन का मतलब भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मीनिंग हो गया हमारा विश्व भूगोल। विश्व भूगोल। और तीसरे सब्जेक्ट की हम बात कर लें तो उसमें पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला सेक्शन रहेगा हमारा नंबर 4 पे हिस्ट्री वाला, यानी कि इतिहास। इसमें 3 सेक्शन है, मिडेवल और एंशियंट और मॉडर्न वाली, ठीक है। ये हमारा एक ब्रीफ सा छोटा सा सिलेबस है, जिसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। तो और बाद में जो हमारा देखो करंट, अब आप बात करेंगे करंट और स्टैटिक वाले की। जो चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, जैसे कि पॉलिटी वाला, हिस्ट्री वाला, इकोनॉमिक्स वाला और हमारा चौथा सब्जेक्ट ज्योग्राफी वाला, ये बेस बनाएगा पूरा। बेस किसका बनाएगा? बेस बनाएगा ये करंट का, और बेस बनाएगा ये स्टैटिक का, स्टैटिक वाले का। अब बात करें बेस मतलब, देखो आप बच्चे क्या करते हैं, करंट स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, बेस क्लियर नहीं है, करंट कहाँ से समझ में आएगा? बेस क्लियर नहीं है, स्टैटिक कहाँ से समझ में आएगा? तो ये पोर्शन रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, पीछे वाला इसका बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ये समझ में आते नहीं है। अब जैसे मान के चलना, इकोनॉमिक्स में बजट आ गया, फरवरी में बजट आ गया, बजट पढ़ने लग गए। जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, उसका बेस क्लियर किया नहीं है, तो बजट कैसे समझ में आ सकता है बताओ? तो ये सब्जेक्ट तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इसका बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो आज खैर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते अपना पहला न्यू टॉपिक, पॉलिटी को। देखो, संविधान और राज व्यवस्था, ये हमारा पहला टॉपिक है, और डेली शाम 5 बजे से ये लाइव रहेगा। तो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके अपने फ्रेंड के पास भेजने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यानी इंग्लिश की बात कर ले ट्यूशन और एंड
पॉलिटी। देखो अब सवाल पहला हमारा जो मन में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या। भाई पढ़ने के लिए किया जा रहा है संविधान और राज्य व्यवस्था। अब ये पता ही नहीं है कि संविधान है क्या, राज्य व्यवस्था है क्या, फिर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो छोटे छोटे ना शब्द होते हैं, जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे तो उनका मतलब ही क्या होगा। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इनका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग पता करना है। अच्छा एक चीज बताइए, आप अपना टाइम टेबल बनाते होंगे, है टाइम टेबल बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक पेज लिया या डायरी ली आपने, डायरी लेने के बाद में अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं, हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे उठने के बाद ये फिर उठने के बाद में हमें क्या करना है, 2 घंटे पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर खाना खाना, फिर पढ़ना, फिर सोना है। लेकिन जो आपने टाइम टेबल बनाया वो क्यों बनाया, वो टाइम टेबल इसलिए बनाया क्योंकि उसके अनुसार खुद चल सकें, और वो किस में लिख दिया, डायरी में। अब वो जो टाइम टेबल आपने बनाया और जो डायरी में लिख दिया, वो डायरी आपके लिए क्या हो गई, संविधान हो गई। क्या होगी, संविधान। आई बात समझ में। ऐसे सेम टू सेम देश के शासन को चलाने के लिए जो नियम कानून की जरूरत होती है और जिन कानूनों को जिस किताब में लिखा जाता है उस किताब को हम क्या बोल देते हैं, संविधान। आई बात समझ में। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज की हम बात करें सिंपल में तो ऐसे बोल सकते हैं, कानून की एक किताब। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कानून की एक किताब। या फिर दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरे शब्दों की हम बात कर लेते हैं, देखो यानी कि कानूनों और नियमों का एक ऐसा संकलन जो देश के शासन को चलाने के लिए जरूरी होता है, जरूरी होता है। उसको क्या बोल देते हैं, संविधान। आई बस में जैसे डायरी थी, डायरी ने अपना टाइम टेबल बना लिया और उस डायरी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही खुद को चला रहे हैं। ठीक उसी तरह हमने कुछ कानून बनाए, नियम बनाए और उनको एक पास में, संकलन का मतलब क्या है, एक पास में रख देना और उसी के अनुसार देश शासन को चलाना। तो जिस किताब में ये कानून लिखे गए, रखे गए, उसी किताब को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। क्लियर है। अब बात आ रही है, देखो एक चीज इसमें शब्द आया, शब्द क्या आया है, बैक कर लेते हैं, देश। देश, सवाल ये पैदा होता है इसका मीनिंग क्या है, देश है क्या। अब आप बोल रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, देश क्या होता है। भाई पिछले जो पीवाई की जो भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें यहां से एक सवाल पूछा गया था इसके बेसिक से कि देश क्या है। अच्छा अब अगर ऐसी चीज नहीं होती कि देश क्या है तो ऐसे तो हम अपने गांव को देश घोषित कर देते। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपस में कनेक्ट हुई होंगी तभी तो बोला ये देश है, या फिर ऐसी बोल दिया कि देश है। ऐसे तो आप गांव को बोल दो देश है, बताओ। तो बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जिनसे मिलने से एक देश बनता है। भाई संविधान क्या था, संविधान देश के शासन को चलाने के लिए था, ठीक है। अब देश के शासन को चलाने के लिए है, हमने मान लिया, पर लेकिन सवाल तो ये हो गया ना, देश क्या है। हर किसी को देश थोड़ी नहीं बोल सकते हैं, अपने गांव को देश नहीं बोल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें तो आपस में ऐसी कनेक्ट हुई होंगी जिसकी वजह से हम इस स्थान को देश बोल रहे हैं। तो सवाल होता है कि एक देश बनने के लिए सब क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, बताओ। तो आप बताओ एक देश के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है,
सोचो, इन्हें कमेंट करो। मैं शब्द में बोलूं एक, नंबर 1 भूभाग होना जरूरी है, यानी कि पार्ट ऑफ लैंड, पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है भाई, जब तक जमीन नहीं होगी हमारे पास में, भूमि का एक हिस्सा नहीं होगा, देश कहां पर बनाओगे, हवा में है? सोचो आप, जब हमारे पास एक आ चुका है, पार्ट ऑफ भूभाग आ चुका है, भूभाग हमारे पास हो चुका है, अब ये शासन किसके लिए चलाना है? आप बताइए किसके लिए? भाई वहां पे जानवर रहते हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था को चलाना है, उनके लिए संविधान बनाना है, किसके लिए बनाना है? तो दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो, पार्ट ऑफ लैंड आ चुका है, भूभाग आ चुका है, जमीन का टुकड़ा आ चुका है, तो दूसरा हिस्सा होना चाहिए कि हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या हो, यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। ठीक है, देखो भूभाग आ चुका है और जनसंख्या भी आ चुकी है। तीसरा फैक्टर क्या होगा कि वो भी हमारे देश के लिए जरूरी होगा, बताओ। तो तीसरा फैक्टर आप सोचो, मैं लिख देता हूं, उसका मीनिंग आप बताओगे। संप्रभुता। तीसरा फैक्टर क्या है? संप्रभुता। टी वाई, ठीक है, संप्रभुता। अब सवाल पैदा होता है, भाई साहब ये क्या चीज है? संप्रभुता बताओ क्या चीज है? एक शब्द में बोले, संप्रभुता का मीनिंग ये है कि हमारा देश, कोई भी देश क्यों ना सही, वो किसी पर निर्भर ना हो। कैसी बात कर रहे हैं निर्भर ना हो? मतलब ये है कि अपने आंतरिक मामलों के जो भी डिसीजन है किसी के दबाव में आकर ना ले। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि जी उसने बोल दिया जी कर लेंगे, अरे उसने बोल दिया कर लेंगे, फिर कैसे रहे, फिर तो आप गुलाम कहलाए। तो संप्रभुता का मतलब यही हो कि हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। सेकेंडली चीज, हम अपने देश के जो भी आंतरिक मामले हैं, उन मामलों में जो भी डिसीजन लेना है वो हम किसी के दबाव में आकर नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में किसी की गुलामी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अब चौथी बात आई कि सर बात होगी भूभाग हो गया हमारे पास में, शासन जिस पर शासन करना, जहां जनसंख्या निवास करेगी वहां जनसंख्या भी आ चुकी है। थर्डली चीज क्या है? संप्रभुता भी हो चुकी है, यानी कि हम किसी को गुलाम नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद अपने आप से ले सकते हैं। चौथी चीज क्या है? अंतिम और चौथी चीज जिससे मिलकर एक देश का निर्माण होता है, बताइए, कमेंट कीजिए फास्टली। ठीक है, अब संविधान क्या था? एक पीछे से थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं। संविधान क्या था, यहां देखना आप। संविधान था देश के शासन चलाने के लिए, देश के शासन को चलाने के लिए एक कानून की किताब, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, कानून की किताब, ऐसे मान के चलो एक शासन चलाना उसके लिए कानून की किताब है, उसी को संविधान कह रहे हैं, ये वाला। अब देखो तो क्या चलाना है? शासन, ये वाला देखो। भाई साहब शासन कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे, अच्छी बात, भाई लोग चला रहे हैं, इनडायरेक्टली लोग ही चला रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कौन चला रहा है बताओ? तो डायरेक्टली चलाने के लिए एक देश के लिए चौथा जो फैक्टर हमारे पास क्या होनी चाहिए? सरकार, सरकार यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। बताओ यहां तक किसी को डाउट? यानी कि हमारे पास एक संविधान था, संविधान किसे बोल रहे थे? यानी कानूनों का समूह जो देश के शासन को चलाने के लिए जरूरी होता है, उसको हम संविधान कह रहे थे। अब बात फिर उसमें क्वेश्चन एक आ गया कि सर देश क्या होता है? देश वह होता है बेटा जिसके पास में अपना एक भूभाग हो और अपने एक भूभाग हो। सेकेंडली चीज, अब उसकी एक पास जनसंख्या हो। थर्डली वो संप्रभु हो, किसी के दबाव में काम ना करे। तीसरी चौथी चीज है हमारी पास उसकी एक पर्सनल सरकार हो। तो जब तक ये चारों की चीजें किसी के पास नहीं होती है वो देश नहीं बन सकता। जैसे ये चारों चीजें एक पास में आ जाती है तो हम उसको बोल देते हैं एक देश। आई बात समझ में? तो ये था देश वाला मामला। फिर बात करते हैं
कि देश सरकार चलाने की, चौथा जो फैक्टर था, शासन कौन चलाना है? सरकार को। शासन चलाना है सरकार को, गवर्नमेंट को। तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो इसके पास बॉडीज होंगी भाई। जैसे हमें काम करना है तो काम करने के लिए हमारे पास क्या है? हाथ हैं, पैर हैं, देखने के लिए आंख है। ठीक इसी तरह सरकार को शासन चलाना है, इसके तो कुछ ना कुछ तो अंग होंगे ना, कैसी चला लेगी सरकार? तो इसलिए सरकार के 3 अंग होते हैं। देखो नंबर वन की बात करें, सरकार का पहला जो अंग होता है उसको बोलते हैं विधायिका। विधायिका, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एक अंग तो ये हो गया। ठीक, अब बात आती है कि सर विधायिका क्या है? बताओ ना, थोड़ा सा हौले हौले बता देते हैं। पहला अंग जो हमारा पार्ट था इसका सरकार का, वो थी विधायिका नंबर 1 पे। क्लियर है? तो विधायिका का काम होता है बेटा कानून बनाना। बताओ, कानून बनाए घर में जैसे मान के चलो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कानून कौन बना रहा है? पापा बनाते, मम्मी बनाते, बताते ये काम करना, ये काम नहीं करना। ऐसे सेम टू सेम देश के लिए जो कानून बनाने का कौन कार्य कर रहा है? विधायिका। अब विधायिका भी 2 लेवल पर होती है। देखो, एक तो होती है सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर, यानी कि केंद्रीय स्तर पर जो पूरे देश को कानून बनाने का काम करती है, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है पार्लियामेंट। आई बात समझ में? क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। संसद, ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं पार्लियामेंट। क्लियर? ये तो होगी सेंट्रल लेवल पर, यानी पूरे देश के साथ, पूरे देश के लिए जो कानून बनाएगी उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ऐसे सेम टू सेम राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर जो कानून बनाने का कार्य करती है उसको बोलते हैं राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्य स्तर पर। राज्य विधान मंडल। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? यानी सेंट्रल लेवल पर संसद है जो कानून बनाएगी पूरे देश के लिए। अगर राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, जो राज्यों के लिए कानून बनाने का काम जो है राज्य विधानमंडल है। तो कहने का मतलब यही था, पेपर में पूछा जा सकता है विधायिका का काम क्या है? फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। आई बात समझ में? तो बता सकते हैं सर कानून बनाने का जो काम करती है ऐसी बॉडीज को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पर यह संसद होती है यानी पार्लियामेंट होती है, और स्टेट लेवल पर राज्य विधानमंडल होता है यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होती है। ठीक है, कानून तो बना दिया। अब बात आती है इसको पालन करेगा कौन? पालन कराने का जो काम है किसका होगा? लागू कराने का। एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है? लागू कराने का। तो लागू कराने का काम जो होता है ना बेटा, वो होता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका का। बताओ, संसद ने कानून बनाया, वो को हर जगह जाके ये बोलेगी लागू करो लागू करो, हम ही लागू कराएंगे? कुछ ना कुछ तो ऐसी बॉडीज होंगी ना, तो उसको लागू कराने का काम करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो काम जो कानून बनाने का काम था लेजिस्लेचर का था, विधायिका का था। 2 लेवल पर थी, केंद्रीय लेवल पे थी और राज्य लेवल पर थी। कि सेंट्रल लेवल पे थी संसद थी, पार्लियामेंट थी, और राज्य लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर थी। ठीक है, इन्होंने तो कानून बना दिया। अब बात आई इसको लागू कौन कराएगा? जो लागू कराने वाली बॉडीज होती हैं जो भी, उनको बोलते हैं कार्यपालिका। आई बात समझ में?
कानून बनाने का काम विधायिका का और लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का। लेकिन कार्यपालिका के भी दो टाइप होते हैं, दो टाइप। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। पालिका, ठीक है। एक होगी स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो अब बात करेंगे सर इनमें डिफरेंट क्या है, फिर बताओ, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो स्थायी वाली बात कार्यपालिका जो होती है ना बेटा, ऐसा होता है, हमें पता है कि हर 5 साल बाद सरकारें चेंज हो जाती हैं। जैसे ही सरकारें चेंज हुई तो अस्थायी कार्यपालिका भी चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? जैसे इसमें आपके कौन कौन आ सकता है? मंत्री वगैरह, मंत्री मान के चलो फिलहाल के लिए एक ही शब्द है, बाकी तो हम जब संसद पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे सारे मंत्री आगे। भाई मंत्री का कार्यकाल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सरकार जब तक बना रहता है उसके बाद चला जाता है, क्यों? ठीक उसी तरह लेकिन स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सरकारें चेंज हो या ना हो, ये चेंज नहीं होती है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, जैसे कि सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट चाहे कार्य तुम्हारी सरकार बदले या ना बदले, स्थायी कार्यपालिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि स्टेबल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो ऐसी की ऐसी बनी रहती है, लेकिन नॉन स्टेबल वाली जो होती है, टेम्परेरी वाली जो होती है, ये चेंज हो जाती है। सरकार जैसी बदली मंत्री बदल जाते हैं, आपको पता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि विधायिका थी जिन्होंने कानून बनाया था, कार्यपालिका थी जिन्होंने कानून लागू करा दिया। दो बॉडीज हो चुकी है सरकार की। देखो अंग की बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे कौन हो गया? ये हमारा कार्यपालिका। अब तीसरा अंग जो इंपोर्टेंट है उसको देखते हैं। देखो तीसरा जो अंग है हमारा नंबर 1 3 पे हमारा न्यायपालिका, न्यायपालिका इंग्लिश में बोले तो जुडिशरी, जुडिशरी। ये तो सबको पता ही होगा आपको, क्यों? जुडिशरी। अब बात आती है कि न्यायपालिका का काम क्या है। अब बोल देंगे सर सीधा सीधा सब आंसर है इसका न्याय करना। कैसी बात कर रहे हैं आप? है न्यायपालिका का काम हमें नहीं पता क्या काम होता है? नाम शब्द सी समझ में आ रहा है न्याय करना होता है। बेटा ये बात आप सही कर रहे हैं, इसका एक फंक्शन हो सकता है कि सोशल जस्टिस करना, यानी सामाजिक न्याय करना, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय हो गया कि न्याय के अंतर्गत ही आ जाता है एक फंक्शन न्याय, ठीक है, न्याय करना, जैसे सोशल जस्टिस हो गया। सेकेंडरी चीज, अब आप मुझे ये बताओ, पीछे देखते हैं कि विधायिका ने कानून बनाया था। विधायिका का काम था कि कानून बनाया, कि इसने कानून बनाया लेकिन गलत बनाया या सही बनाया? कौन चेक कर रहा है इस चीज के लिए? भाई आपने तो बोल दिया यहाँ पे न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना। एक फंक्शन तो ये हो चुका है, लेकिन विधायिका जब ये कानून बना रही है तो सही बना रही है गलत बना रही है? ऐसा हो सकता है ना, अगर बहुमत अच्छा खासा आ गया तो गलत भी बना सकती है। तो फिर न्यायपालिका उस कानूनों की जांच करेगी। आया बात समझ में? न्यायपालिका का काम न्याय देना नहीं होता है, न्यायपालिका का काम कानूनों की समीक्षा करना भी होता है, उसका रिव्यू करना भी होता है, ठीक है। फिर ऐसे सेम टू सेम विधायिका ने, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना, विधायिका ने सही कानून बनाया होगा लेकिन लागू कराने वालों ने कुछ कमियां छोड़ दी हो, तो इस पे भी जो पाबंदी, नियंत्रण, कंट्रोल रखने का, जो आंखें गड़ाए रखने का जो काम कौन करेगी? वो करेगी हमारी न्यायपालिका। तो एक शब्द में बोल सकते हैं लॉज एंड रूल, यानी कि कानून और नियमों की समीक्षा करना, रिव्यू करना, समीक्षा करना, ठीक है। समय एक तो न्याय करना हो गया और साथ ही साथ
लॉ एंड रूल्स की समीक्षा करना। ठीक है, अब 3 बॉडीज आ चुकी हैं हमारे पास में। मैं पहले बोल रहा था, देखो पीछे से बैक मार लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लो। देश जो होता है उसके पास 4 फैक्टर होने जरूरी होता है। नंबर 1, उसके पास अपने एक पर्सनल भूभाग हो, उसकी एक जनसंख्या हो, एक और वह संप्रभु हो, किसी के दबाव में काम ना करे, अपने डिसीजन अपने आप ले, साथ ही साथ उसकी एक सरकार हो डिसीजन चलाने के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सरकार के अंगों की। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंग होते हैं, आंखों का काम कुछ और होता है, हाथों का काम कुछ और होता है, मुंह का काम कुछ और होता है, कानों का काम कुछ और होता है। लेकिन ऐसी सेम टू सेम सरकार के भी अपने पर्सनल अंग होते हैं जो विभिन्न विभिन्न कार्यों को देखते हैं। तो उसमें पहला अंग था हमारा विधायिका था, दूसरा अंग था हमारा कार्यपालिका थी, और तीसरा अंग था हमारा न्यायपालिका। ठीक है, 3 अंग हो चुके हैं। अब बात आती है, देखो बात आती है कि अब इन पर इनके जो कार्य हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो कर्तव्य हैं, इनके जो ड्यूटीज हैं और इनकी जो सीमाएं हैं, यानी कि तीनों अंगों की। देखो यहां देखते हैं, यानी कि विधायिका, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। काम तो हम समझ चुके हैं क्या क्या काम करती हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब एक शब्द में देखना चाहते हैं हम इसको, कि इसके जो इन तीनों बॉडीज के, चाहे हमारी विधायिका सही, उसके कार्य, यानी कि बोल सकते हैं फंक्शन, फंक्शंस। ठीक है, और इसके कर्तव्य बोल सकते हैं ड्यूटीज, और इसकी सीमाएं यानी कि लिमिटेशन, लिमिटेशन। इन तीनों बॉडीज की, विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, जो भी कार्य, कर्तव्य और सीमाएं का उल्लेख जिस किताब में किया गया है, यानी कि इन सभी का उल्लेख, इन सभी का उल्लेख जिस किताब में किया गया, उसको क्या बोल देते हैं, दोबारा लौट फिर के वहीं पर आगे, उसको बोलते हैं संविधान। ये थी इसकी लंबी चौड़ी परिभाषा, समझाकर। ठीक है, एक बार फिर देख लो पीछे से। देखो संविधान क्या है, संविधान कानून की किताब है जिसमें कानून और नियम लिखे हुए हैं, और उन्हीं नियमों और कानूनों के द्वारा देश के शासन को चलाया जाएगा। अब बात देश की आ चुकी, तो फिर हमारा सवाल एक नया आया था कि अब देश क्या है। तो देश वह है जिसके पास अपना भूभाग है, अपनी एक जनसंख्या है, एक अपनी संप्रभुता रखता है, और अपनी एक पर्सनल सरकार है। यहाँ से फिर एक सवाल पैदा हो गया। वो सवाल क्या पैदा हुआ कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। हालांकि सरकार शासन चला रही थी, तो किस किस अंग के थ्रू क्या क्या काम करते हैं। तो पहला अंग था इसका विधायिका, दूसरा अंग था कार्यपालिका, और तीसरा अंग था हमारा न्यायपालिका। अब इन्हीं तीनों अंगों के जो हमारे कर्तव्य हैं, कार्य हैं, सीमाएं जो भी है, जिस किताब में इसका उल्लेख किया गया, उसी किताब को क्या बोलने बेटा, संविधान। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, अब बात आती है देखो संविधान की। संविधान समझ चुके हैं क्या होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है संविधान के प्रकार, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। तो देखो लिखने के आधार पर तो ये 2 प्रकार के हैं। देखो एक को बोलते हैं लिखित संविधान, एक प्रकार कौन सा हमारा, लिखित में संविधान।
लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा अलिखित। संविधान। ठीक है, यानी कि नॉन रिटन वाला। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात आ रही है, देखो ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सारे कंट्रीज भी ऐसे हैं जहाँ का संविधान लिखा हुआ है और कुछ देश ऐसे भी है जहाँ का संविधान बिना लिखा हुआ है। फिर आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, शासन व्यवस्था में संविधान ना लिखा होना? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखित संविधान में जो भी विधियाँ होती हैं वो लिखित फॉर्मेट में होती हैं, लिखी होती हैं विधियाँ यानी कि लॉस, और नियम कैसे होते हैं बेटा? लिखे हुए होते हैं जैसे एग्जाम्पल में देखो कौन सा देश है, मान के चलो अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया अपना, और अपना खुद का भारत है। बताओ हमारे यहाँ जो संविधान लिखा हुआ है ना, तो फिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है? लिखा हुआ नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है ना कि इस देश का शासन भी चलाना है और लिखा हुआ भी नहीं है, तो फिर वहाँ शासन चल कैसे रहा है? ऐसा भी हो जाता है ना। तो ऐसा देश है हमारे पास, यहाँ पर विधि और नियम लिखे हुए नहीं होते, होते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर जो हो गया लिखित संविधान में जो भी हमारे नियम है कानून है वो सब लिखित फॉर्मेट में होंगे, वहाँ पर कुछ भी चीज़ें लिखी हुई नहीं। फिर शासन कैसे चल रहा है बेटा? वहाँ की जो परंपराएं चली आ रही हैं शुरू से, उन्हीं परंपराओं के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वहाँ का शासन चलाया जा रहा है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, जैसे अब एग्जाम्पल देखो आप, उसको छोड़ो, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल हमारे पास में, ब्रिटेन। ब्रिटेन में संविधान लिखा हुआ नहीं है भाई साहब, ये बात समझ में? तो ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज और होंगी और है भी, वो तो हम आगे कवर कर लेंगे। तो ये दो प्रकार के थे, एक लिखितता जिसमें सभी विधियां कानून लिखे हुए फॉर्मेट में होते हैं, एक अलिखित संविधान से जहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। वहाँ उन देशों का शासन जो वहाँ की परंपराएं जो शुरू से विधियां कानून चले आ रहे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है, दूसरा टाइप आता है हमारा, देखो एक बोलते हैं संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर संविधान के प्रकार अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट। आई बात समझ में? संविधान के संशोधन के आधार पर, तो जिसमें संशोधन, इसमें इसके भी दो टाइप हैं, एक होता है एक को बोलते हैं कठोर संविधान। देख रहे हो संविधान में कितने प्रकार के हैं, कठोर। ठीक है, एक हो गया कठोर संविधान। दूसरा होता है बेटा लचीला। आप बोल रहे होंगे कैसे कैसे नाम रहे, लचीला, कठोर, क्या है ये संविधान चल रहा है या फिर कुछ और? ठीक है, यानी कि एक तो हो गया कठोर, एक हो गया लचीला। तो इसको इंग्लिश में बोल देते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक हो गया कठोर संविधान, एक हो गया लचीला संविधान। तो अब बात आ रही है कि कठोर संविधान बोलते किसे हैं? कठोर संविधान को मतलब कठोर संविधान की परिभाषा क्या है एक शब्द में बोले तो जिस संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना सही, कठिन मतलब
कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि समय बदला कि तुरंत ही कर दिया। बहुत ही दिक्कतें आ जाएं तो उस संविधान को बोलते हैं कठोर, यानी कि संशोधन करना, संशोधन करना कठिन हो, तो उस संविधान को बोल देते हैं बेटा कठोर संविधान, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात आती है दूसरे टाइप की, फ्लेक्सिबल। क्या है सर? फिर फ्लेक्सिबल वो संविधान होते हैं जहां पर संशोधन करना, ऐसे संविधान जिनमें संशोधन करना बहुत आसान होता है, वेरी इजी, बहुत सिंपल, आसान होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप थे। अब कठोर के, एक हो गया कठोर, दूसरा हो गया लचीला, फ्लेक्सिबल। तो इनमें कठोर वाले में आप समय के अकॉर्डिंग अगर संशोधन कर रहे हैं तो बहुत परेशानी हो सकती है, यानी इतना आसान नहीं है। और दूसरा हो गया फ्लेक्सिबल वाला, यानी कि इसमें संशोधन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसमें एक शब्द और परेशान करता है, तो ये तो टाइप हो गया हमारे पास, उस शब्द को देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। संविधान वाद, ये शब्द क्या है? ये शब्द ना एक बार आया था पेपर में और पूछ लिया गया था कि शब्द का मीनिंग क्या है। इंग्लिश में देख लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला, ये शब्द पूछा गया था, इस शब्द का मीनिंग क्या है? तो बेटा मीनिंग तो बहुत सिंपल है, लेकिन घुमा दिया था इसने। मीनिंग क्या है? इस शब्द का मीनिंग है हमारा कि जब सरकारें, जब सरकार संविधान के अधीन, के अधीन कह लो या अनुसार कह लो, कार्य करे, बहुत सिंपल था, कार्य करे। ठीक है, यानी कि जब हमारी जो सरकार होती है अगर वो संविधान के अनुसार चल रही हैं तो उसी को बोलते हैं संविधानवाद। ठीक है, तो अब ये हमारी क्लास को, जो अगली क्लास होगी आगे से हम अगली क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। एक बार एक चीज और आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन है, वो आप देख लीजिए। ये रही, देखो हमने ना इसी एसएससी का जो कैलेंडर जारी किया गया उसको ध्यान में रख के हमारी संस्था के द्वारा, टीचर्स मंत्रा के द्वारा एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। उसका नाम दिया गया आगाज बैच 2025। ये स्टार्ट जो बैच होगा ये 6 जनवरी, 6 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा। और इसमें जो इंग्लिश वाले सर हैं उनको मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। इंग्लिश सर जो हर्ष सर हैं, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे। इनका सेशन जो लाइव रहेगा वो रहेगा 8 बजे से, शाम को 8 बजे से। ठीक उसी तरह मैथ वाले सर हैं राहुल सर, इनका सेशन लाइव है हमारा शाम को 7 बजे से। और कविता मैम आपके लिए बायोलॉजी यानी साइंस का पार्ट पोर्शन लेके आएंगे, वो शाम को 3 बजे से। वहीं रीजनिंग का है अंकुश सर का, ये रहा रीजनिंग का जो स्टार्ट होगा सर का शाम को 4 बजे से। तो इस बैच से जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।